हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी स्टूडेंट हैं और 2025 में एग्जाम देने वाले हैं तो आज का वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यदि आप लोग हमारे चैनल के साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2 और 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं जो कि आपकी 2025 की बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं, उन सारे प्रश्नों को हम लोग कर रहे थे और अभी तक हम लोगों ने 4 पार्ट तक कर लिए हैं। आज आपका 5वां पार्ट रहने वाला है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बाकी सारे पार्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो सभी पार्ट को यदि आप अच्छी तरीके से देख लेते हो क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट 2 और 3 वाले क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन भी बताता हूँ, साथ में उसका आंसर भी बताता हूँ, तो इसीलिए आप लोग के लिए चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें इसी प्रकार की और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस को पाने के लिए। तो इसके अलावा यदि आपको इस प्रकार से नोट्स वगैरह चाहिए तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका चार्ज 499 रखा गया है, जिसमें आपको क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं। जिसको भी ज्वाइन करना होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा और साथ में स्क्रीन पर भी आप लोग व्हाट्सएप नंबर देख सकते हैं। इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और साथ ही में इससे पहले कि यदि आप लोगों ने वीडियोस को नहीं देखा तो उसे भी जरूर जाकर के चेक कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अब पार्ट नंबर 5 में जो हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, आइए हम उसको करना शुरू कर देते हैं। तो इस पेज को यहाँ पर मैं हटा देता हूँ और जो क्वेश्चन आज हम लोग इंपॉर्टेंट करने वाले हैं उसको हम लोग देखना शुरू करते हैं। तो इस पेज को यहाँ पर मैं हटा देता हूँ और आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें इसी प्रकार की और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस को पाने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। नहीं तो अगर ये चैनल आपसे मिस हो गया तो आप अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छे तरह से शायद ना कर पाओ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी दी जाती हैं जो शायद ही किसी चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। तो इसीलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी जरूर कर दिया करें ताकि आपको जब भी नई वीडियोस आए तो आपको वहाँ पर मिलती रहे। तो अब हमारा जो आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है उसमें हमारा क्वेश्चन रहने वाला है कि समयुग्मजी तथा विषमयुग्मजी से क्या तात्पर्य है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, और आपको पता होना चाहिए कि समयुग्मजी और विषमयुग्मजी क्या होता है। ये क्वेश्चन आपका अलग अलग से भी आ सकता है और एक साथ भी आ सकता है। अलग अलग आएगा तो आपका एक एक नंबर के लिए आएगा, और अगर एक साथ आएगा तो 2 और 3 नंबर में आ सकता है। तो समयुग्मजी क्या होता है आपको उसकी परिभाषा पता होना चाहिए, और साथ ही में विषमयुग्मजी की परिभाषा भी आपको पता होना चाहिए। तो क्या होता है समयुग्मजी, आइए समझते हैं। उत्तर में सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगा दो समयुग्मजी, फिर लिखना स्टार्ट करोगे कि जब एक लक्षण के 2 जीन प्रकार समान प्रकार के होते हैं तो उसे हम लोग समयुग्मजी बोलते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है कि जब एक ही लक्षण के जब 2 जीन जो होंगे जब एक समान प्रकार के होंगे तो उसको हम लोग समयुग्मजी बोलेंगे। जैसे कि आप लोग देखोगे लंबापन, तो लंबापन में आपका क्या है कैपिटल टी, इस प्रकार से क्या है दोनों आपका जो जीन है वो एक समान है। लंबापन में क्या था दोनों आपका कैपिटल टी है, तो ये आपका क्या होगा समयुग्मजी हो गया। उसी प्रकार से बौनापन देखोगे तो इसमें भी आपका दोनों क्या है स्मॉल लेटर में है, तो ये क्या होगा ये भी आपका क्या हो जाएगा एक समयुग्मजी हो जाएगा, यानी कि आपके दोनों जो आपके जीन है वो एक समान है। तो इसी प्रकार से आपको समझना है कि जब एक ही लक्षण के 2 जीन जब आपके एक समान होते हैं तो वो आपका समयुग्मजी होता है। इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा, जैसे कि लंबापन में आपके दोनों कैपिटल टी होते हैं और बौनापन में आपके दोनों स्मॉल टी होते हैं, और ये आपके दोनों जीन आपके एक समान होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग लंबापन को बोलेंगे समयुग्मजी और बौनापन भी आपका समयुग्मजी होता है। तो समयुग्मजी क्या होता है आपने समझ लिया होगा। अब हम लोग विषमयुग्मजी की ओर बढ़ते हैं और फिर समझते हैं कि विषमयुग्मजी क्या होता है। तो विषमयुग्मजी में आप बताएंगे कि यदि एक ही लक्षण के दोनों जीन असमान या अलग अलग होते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं विषमयुग्मजी बोलते हैं। उदाहरण में आप बता सकते हैं संकर लंबा पौधा। यहाँ पर देखेंगे आप पहले हम लोग देख रहे थे कि वहाँ पर एक लक्षण के 2 जीन एकदम समान थे, यानी कि लंबापन में आपके दोनों कैपिटल टी थे। लेकिन जो आपका यहाँ पर विषमयुग्मजी की बात हो रही है इसमें क्या होता है कि एक ही लक्षण के दोनों जीन आपके असमान होते हैं या फिर अलग अलग होते हैं, इसको हम लोग विषमयुग्मजी बोलते हैं। जैसे कि संकर लंबा पौधा, ये पौधा ना ज़्यादा लंबा होता है और ना ज़्यादा बौना होता है, यानी कि लंबा और बौना के बीच का जो पौधा होता है उसको हम लोग संकर लंबा पौधा बोलते हैं। और इसका जो जीन होता है आपका होता है कैपिटल टी, एक आपका होता है स्मॉल टी, यानी कि लंबेपन का भी जीन होता है और बौनेपन का भी जीन होता है। तो इसीलिए ये कैसा होता है आपका विषमयुग्मजी होता है। तो इस प्रकार से समयुग्मजी क्या होता है विषमयुग्मजी क्या होता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और साथ ही में यदि आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दिया करें इसी प्रकार की और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जानने के लिए। अगला जो क्वेश्चन होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और आपके बोर्ड परीक्षा में हर पेपर में आपका ये आता है, चाहे आपका 1 नंबर में आए, 2 नंबर में आए या फिर 3 नंबर में आए, फिर बहुविकल्पी में आए, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में बढ़ता ही है। बहुविकल्पी में आएगा तो पूछ लेगा कि मंडल के जो नियम होते हैं उनको कौन दिया था, मतलब उसको प्रतिपादित किसने किया था, इस प्रकार से पूछा जा सकता है।
और अगर अति लघु में और लघु में आएगा तो आपका इस प्रकार से आएगा कि मेंडल के प्रभाविता के नियम को समझाइए। अब मेंडल के 3 नियम होते हैं और तीनों नियम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्रभाविता के नियम के बारे में। और मेंडल के जो तीनों नियम होते हैं, तीनों नियम आपको इसलिए भी पढ़ना होता है क्योंकि ये आपका दीर्घ में भी आते हैं। तो मैं दीर्घ में जब क्वेश्चन कराऊंगा तो मेंडल के तीनों नियम मैं आपको और बताऊंगा अच्छे तरीके से, तो वहां से आप तैयार कर लेना, ठीक है। फिलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं, लघु त्रय कर रहे हैं, तो हम लोग सबसे पहले प्रभाविता के नियम हम लोग को इसमें बताना है, तो प्रभाविता का नियम हम लोग यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले आप हेडिंग लगा दो प्रभाविता का नियम, फिर लिखना स्टार्ट करोगे कि जब एक जोड़ी अलग अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में केवल आपके प्रभावी लक्षण दिखाई देंगे। इसको ही हम लोग प्रभाविता का नियम बोलते हैं। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है कि जब एक जोड़ी अलग अलग उपलक्षणों वाले जीव के बीच में संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। इसको ही हम लोग प्रभाविता का नियम बोलते हैं। अब एग्जाम्पल आप इस प्रकार समझ सकते हो। शुद्ध लंबा जो पौधा होता है ये आपका कैसा होता है, आपका प्रभावी लक्षण होता है, और शुद्ध बौना आपका अप्रभावी लक्षण होता है। तो शुद्ध लंबा को हम लोग लिखेंगे कैपिटल टी और शुद्ध बौना को हम लिखेंगे स्मॉल टी। अब इन दोनों के बीच में जब हम लोग संकरण कराएंगे तो ये आपका क्या है, प्रभावी है, ये आपका अप्रभावी है। अब हम लोग को क्या है कि यहाँ पर जो प्रथम पीढ़ी होती है इसमें केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं, यानी कि केवल लंबापन दिखाई देता है। तो यहाँ पर युग्मक बनेगा तो इससे आपका कैपिटल टी बन जाएगा युग्मक, और यहाँ से युग्मक बनेगा तो आपका स्मॉल टी युग्मक बन जाएगा। अब इन दोनों का जब संकरण होगा तो आपका हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि संकर लंबे पौधे प्राप्त होंगे। तो क्या होगा, ये लंबे पौधे ही प्राप्त होंगे ना, शुद्ध लंबे नहीं होंगे लेकिन फिर भी ये लंबे होंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग प्रभावी लक्षण बोलेंगे। यानी कि जो प्रथम पीढ़ी होती है उसमें बौने पौधे ना प्राप्त होकर के लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रभाविता का नियम बोलते हैं। यानी कि प्रभाविता का नियम यही होता है कि जब प्रथम पीढ़ी में अप्रभावी लक्षण न दिखाई दे करके प्रभावी लक्षण दिखाई देता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रभाविता का नियम बोलते हैं। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन होता है। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, समझ लीजिए अच्छे तरीके से। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। इस पेज को यहाँ पर मैं हटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाता है कि अनुवांशिक रोग क्या है। ये पहला क्वेश्चन हो गया। इसी में एक क्वेश्चन और आपका हो जाता है कि डाउन सिंड्रोम, जिससे हम लोग मंगोली जड़ता भी बोलते हैं, वाले व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है और उसके क्या लक्षण होते हैं, ये चीज़ आपको इसमें बताना है। तो यहाँ पर आपके दो क्वेश्चन बन गए। पहला आपका क्या है, अनुवांशिक रोग क्या है, और दूसरा आपका है डाउन सिंड्रोम या मंगोली जड़ता क्या है। आइए समझते हैं। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर आंसर लिखेंगे। सबसे पहले आप लोग लगाएंगे हेडिंग अनुवांशिक रोग के बारे में। अनुवांशिक रोग में लिखेंगे आप लोग कि वे रोग जिनका वहन जीन्स या गुणसूत्र द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण होता है, अनुवांशिक रोग बोलते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो रोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणसूत्रों के द्वारा जाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुवांशिक रोग बोलते हैं। उदाहरण में आप बताएंगे डाउन सिंड्रोम वर्णांधता आपकी एक कह सकते हो आप लोग कि आपके अनुवांशिक रोग हैं, और दोनों रोग का आपको डिफिनेशन पता होना चाहिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका अलग अलग से आ सकता है। अब यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया था डाउन सिंड्रोम के बारे में, तो इसलिए डाउन सिंड्रोम के बारे में मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बताता हूँ कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है। डाउन सिंड्रोम में आप बताएंगे कि जब 21वीं जोड़ी गुणसूत्र 2 के बजाय 3 हो जाता है तो इसे हम लोग डाउन सिंड्रोम या फिर इसको हम लोग एकादि सूत्रता भी बोल सकते हैं और इसे मंगोली जड़ता भी बोल सकते हैं। इसमें गुणसूत्रों की संख्या आपकी 47 होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो मनुष्य होता है उसमें 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं और हर एक जोड़ी में आपके 2 गुणसूत्र होते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि 21वीं जोड़ी जो गुणसूत्र होता है इसमें भी आपके 2 गुणसूत्र होने चाहिए, लेकिन जब 2 के बजाय 3 हो जाएगा तो फिर आपका क्या बन जाएगा, डाउन सिंड्रोम यानी कि एकादि सूत्रता रोग बन जाएगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी होते हैं और 46 गुणसूत्र होते हैं। लेकिन जब आपका यहाँ पर 47 गुणसूत्र हो गए ना तो एक ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पर आप समझेंगे कि आपका रोग बन जाता है। जब आपका ज़्यादा हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा तो उससे रोग बन जाता है। जब ज़्यादा होगा तो आपका डाउन सिंड्रोम रोग बन जाएगा। लक्षण की जब आप लोग बात करोगे तो लक्षण में आप बताएंगे कि इनकी जो गर्दन होती है वो मोटी होती है, त्वचा खुरदरी होती है, जीभ मोटी होती है आदि इस प्रकार के लक्षण इनमें दिखाई देते हैं। वहीं पर इनकी मृत्यु की बात करेंगे तो ये लोग बहुत ही कम समय तक जीवित रहते हैं, यानी कि बहुत ही शीघ्रता से इनकी मृत्यु हो जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 साल ये जीवित रहते हैं, उसके बाद फिर इनकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि ये जो लोग होते हैं जिनके अंदर भी ये रोग पाया जाता है, जिस भी व्यक्ति के अंदर डाउन सिंड्रोम, वो लोग की लाइफ ज़्यादा नहीं होती है। तो इस प्रकार से वाला जो क्वेश्चन था ये भी आपका कंप्लीट हो गया। इसे भी आप नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं।
अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है कि अपूर्ण प्रभाविता पर टिप्पणी लिखिए। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आपकी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है और एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, तो आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें आप बताएंगे कि अपूर्ण प्रभाविता की खोज कार्ल कॉरेंस नामक वैज्ञानिक ने गुलाबास के पौधे में की थी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अपूर्ण प्रभाविता की खोज किसने करी, तो आप सभी लोग बताएंगे कार्ल कॉरेंस ने, वैज्ञानिक ने आपके गुलाबास के पौधे में की थी। आगे आप बताएंगे कि जब दो अलग अलग उपलक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में ना तो प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं और ना ही अप्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं, बल्कि दोनों के बीच के या दोनों के मध्य के लक्षण दिखाई देते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ही हम लोग बोलते हैं अपूर्ण प्रभाविता। यानी कहने का मतलब ये है कि जब दो अलग अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच संकरण कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में ना तो प्रभावी लक्षण दिखाई देंगे और ना ही अप्रभावी लक्षण दिखाई देंगे, बल्कि दोनों के मध्य के लक्षण दिखाई देंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपूर्ण प्रभाविता बोलेंगे। एग्जाम्पल में आप समझ सकते हो, जैसे कि आप लोग लाल पुष्प लेते हो और सफेद पुष्प लेते हो। तो लाल पुष्प जो आपका होता है आपका प्रभावी लक्षण होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल आर। और जो सफेद पुष्प होता है आपका अप्रभावी लक्षण होता है, इसको हम लोग लिखेंगे स्मॉल आर। यहाँ से युग्मक बनेगा आपका, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर इधर युग्मक और इसमें आपका स्मॉल आर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका हो गया। तो कैपिटल आर स्मॉल आर आपका क्या होता है, 100% गुलाबी होते हैं। अब इनका जब हम लोग स्वाद संग्रह करा देंगे, यानी कि गुलाबी का गुलाबी के साथ स्वाद संग्रह करा देंगे, तो इस प्रकार से आपके युग्मक बनेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर पहले वाले में, और दूसरे वाले में भी आपका कैपिटल आर स्मॉल आर बनेगा। फिर आप लोग पूर्ण चौखाना बनाओगे, ये वाला युग्मक ऊपर लिख दोगे, ये वाला युग्मक इधर लिख दोगे। फिर आप लोग देखोगे कैपिटल आर से होगा आपका, तो कैपिटल आर हो जाएगा। कैपिटल आर स्मॉल आर से होगा आपका, तो कैपिटल आर स्मॉल आर हो जाएगा। और फिर आपका स्मॉल आर कैपिटल आर से होगा, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, और स्मॉल आर से होगा तो आपका स्मॉल आर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जो आपका यहाँ पर जो एक पुष्प प्राप्त होता है, यानी कि जो एक पुष्प प्राप्त होता है वो आपका लाल पुष्प होता है। दो आपके कैसे होते हैं, दो आपके यहाँ पर होते हैं 100% गुलाबी पुष्प, और एक आपका होता है कैसा, तो सफेद पुष्प। इस प्रकार से आपको समझ लेना। यानी फिनोटाइप और जीनोटाइप अनुपात की बात करेंगे तो पहला आपका हो जाएगा फिनोटाइप अनुपात आपका 1:2:1, और जीनोटाइप अनुपात भी आपका 1:2:1 होता है। तो इस प्रकार से आपको ये समझना था। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। और यहाँ से आपकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।